पुरानी उसके साथ मेरा ताल्लुक था। उसने मेरे ऊपर 1 साल पहले भी रोस्टिंग वीडियो बनाई थी, जिसको मैंने स्ट्राइक किया था, फिर वो डिलीट हो गई थी। तो फिर उसने मुझसे माज़रत की कि उसने मेरी परमिशन नहीं ली। आमूलुम अफराद और वकील जो है ना, वो हमारी गाड़ी के पास आ गए थे। तो पीछे से मेरे 2 लड़कों ने आके बेस में बैठ के कहा गाड़ी निकालो कि हमारे साथ कोई फिल्म ना चल जाए। तो उसके भाई ने मजामत करना शुरू कर दी मेरे दोस्तों के साथ। अपनी वो FIR वापस लेने पर रजामंद है, जो उन्होंने झूठी FIR दी है। 7,50,000 पे डील होगी। 7,50,000 मैंने ट्रांसफ़र किए उस बंदे को जो इनकी तरफ से आया था। आपका बिज़नेस क्या है और सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि आप स्टार्स को भी पैसे दे रहे होते हैं, गिफ्ट्स भी दे रहे होते हैं, तो कोई बिज़नेस तो होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। और नाज़रीन, यूट्यूब टिकटॉक पर बहुत से स्कैंडल्स सामने आते हैं। और अगर आजकल हम वायरल स्कैंडल्स की बात करें तो नदीम नानीवाला जो है वो इस वक्त उनका जो एक ज़िक्र है वो हर यूट्यूबर की ज़बान पर है। क्यों है ऐसा? और साथ साथ बदला ब्रदर कौन से हैं, लड़ाई क्या चल रही है, इस सारे केस को हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की भी कोशिश करेंगे। नदीम नानीवाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं वक्त देने का, और थोड़ा सा केस के बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं। नदीम मुबारक साहब, आपका अपना असली नाम है, नानीवाला के नाम से आप मशहूर हैं। ये केस कहाँ से बन गया? वालेकुम सलाम सबसे पहले। और ये केस कैसे बन गया जी, ये तो सबको पता है कि वो रोस्टिंग करता था, लेकिन और जो उसके अल्फाज थे औरतों के बारे में वो कुछ अच्छे नहीं थे। और उसने फिर साथ में मेरे फादर का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, नानी का भी। तो जिस वजह से ये थोड़ी सी हमारी कोलैप्स आगे आपस में बढ़े, सिर्फ चैट के ऊपर। ये नहीं कि उसने मुझसे उकसाया कि तुम डर रहे हो, तुम डरपोक हो, मेरे सामने आओ, इस तरह का कि ये थोड़ा सा। लेकिन मैंने हमेशा कूल ढूंढ रहा हूँ, मुझे हमेशा मेरे दोस्त डकी है। उसने भी कहा कि यार आप कूल ढूंढ रहो, अब इसको इग्नोर करो। तो मैंने उसको हमेशा इग्नोर ही किया। तो बस ऐसे ही आगे ये थोड़ा सा मामला चला। तो अफ़सोस का इज़हार भी करेंगे, आपके वालिद साहब की वफ़ात हुई, उसका मजाक बनाया गया, इसकी हम मज़म्मत भी करते हैं। लेकिन नदीम, आप जब एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन जाते हैं और आप फेम के लिए जो है वो बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं, आप बहुत से लोगों की जो है वो चाहत भी आपको मिल रही होती है, लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, लोग आप पे तनकीद भी करते हैं। जब आप स्टार होते हैं तो फिर लोगों की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, तो फिर इस तनकीद को इतना ज़ाती क्यों लिया गया कि आप ख़ुद सियालकोट डस्का पहुँच गए? नहीं, मैं खुद डस्का नहीं गया। मैंने आपको इंशाल्लाह उसका स्क्रीनशॉट, उसका वॉइस नोट भी मैं आपको दूंगा। और उसने मुझे खुद डस्का बुलाया था 8 सितंबर को, जो कि हमारी पहली मुलाकात थी। उसने कहा मैं मैटर को रिज़ॉल्व करना चाहता हूँ। उसने मुझे वो वहाँ खुद बुलाया, और मैटर को रिज़ॉल्व करने के बजाय उसने मेरे ऊपर और डिमांड्स रख दी कि आपके नेटवर्क टिकटॉक से साइलेंट गर्ल ने मुझे स्ट्राइक भेजी है, उसको वापस कराओ। उमर बट ने मुझे लीगल नोटिस भेजा है, वो वापस कराओ। उससे मेरी सुलह कराओ। डके का मामला मैं खुद ही देख लूँगा, ये है वो है। उसने मेरे पर काफ़ी डिमांड्स रखना शुरू कर दी। तो वहाँ पे हमारी कोई मीटिंग ऐसी रही, मैं वापस आ गया। अच्छा नदीम साहब, एक तो जो स्टार होते हैं आप, स्पेशली टिकटॉक पे, तो आप तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि किसी के कहने पे किसी जगह पहुंच जाएं। वहाँ से तो आपको भी किडनैप किया जा सकता था, आपसे कुछ भी कराया जा सकता था, इस तरह से इस्तेसाल किया जा सकता था। नहीं, बदला बदर के साथ मेरी दोस्ती भी थी, और 1 साल 1.5 साल पुरानी उसके साथ मेरा ताल्लुक था। उसने मेरे ऊपर 1 साल पहले भी रोस्टिंग वीडियो बनाई थी, जो जिसको मैंने स्ट्राइक किया था, फिर वो डिलीट हो गई थी। तो फिर उसने मुझसे माज़रत की कि उसने मेरी परमिशन नहीं ली। फिर उसकी उसी वीडियोस को मैंने उसको वापस भी दिलाया, और जो मैंने स्ट्राइक दी थी वो भी मैंने वापस ली। और फिर उसने वो मेरा एक अच्छा दोस्त भी बन गया। ठीक है, और फिर दोबारा से इख्तलाफात शुरू हो गए थे, और आपको लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया की एक चैटिंग के ज़रिए इख्तलाफात रहे। अच्छा, जब आप वहाँ पर गए और फिर वहाँ पे आपके मामला तय होने लगे, अब उनकी तरफ से तो ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने बाकायदा प्लान करके उन दोनों भाइयों को किडनैप करने की कोशिश की, दूसरा भाई निकल गया जिसकी वजह से वो बचत हो गई। और ये भी इल्ज़ाम है कि आप जिससे आपको बदला लेना होता है या जिस पे आपका इख्तलाफ हो जाता है, आप लोग अंडरवर्ल्ड में जाके उनके साथ पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं। देखें, सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज देख लें आप। जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक होती है मन गढ़ कहानी, जो बंदा सुनाता है और उसमें आगे पीछे होता रहता है। जो हकायक होते हैं वो आपके मुंह से ऐसे ही निकलेंगे, बेशक आप 100 इंटरव्यू दे लें। उस बंदे ने FIR में लिखवाया हुआ है कि हम ATM से पैसे निकलवाने गए थे, लेकिन उसने खुद ये एक चीज़ एक्सेप्ट की है कि शामी यासर शामी के इंटरव्यू में उसने कहा है कि नानी वाला पैसे निकलवाने गया है। ठीक है जी। तो किस जगह वो कुछ कह रहा है। मैं सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करूं कि ATM से सबसे पहले हम अजवा होटल गए थे, वो मेरी गाड़ी में वहाँ बैठे दोनों भाई। हमने वहाँ पे 2 राउंड लगाए। वो कह रहे थे कि जी अंदर नहीं जाना, अंदर रश है। अच्छा, मुझे थोड़ा समझने दें, आपकी गाड़ी में बैठे वो खुद किस तरह से आए थे? क्या आप प्राइवेट किसी कैब के ज़रिए? हमारी दूसरी मुलाकात थी, तो उसने मेरी वीडियो पब्लिक कर दी दोबारा, जो उसने प्राइवेट की। तो उसने कहा इसको मैं पब्लिक प्राइवेट तब करूँगा जब मेरे मसले हल होंगे, कि साइलेंट गर्ल से मेरी स्ट्राइक हटाओ। मैंने कहा वो तुम्हारा उसका मामला है, मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ। उमर बट से मेरी सुलह कराओ, ये वो।
तो उसने एक स्टाम्प लिख के ना पेपर कि हाँ जी मेरे साथ एग्रीमेंट करो। उसके चक्कर में उसने मुझे वहाँ बुलाया अजवा होटल पे, जहाँ गए वहाँ उसने दोनों भाई आए। उसने कहा अंदर जी रेस्टोरेंट है, बिजी है तो किसी और जगह चलते हैं। मैंने कहते हैं जी, फिर कहते हैं सियालकोट चलते हैं। मैंने कहा सियालकोट बहुत शाम हो गया, वहाँ नहीं जाना। तो फिर हम वहाँ पे 2-3 दफ़ा चक्कर लगाया, हमने देखा कि वहाँ पे होटल। तो मैंने कहा यार कैश निकलवा लेते हैं कोई एटीएम। तो उसने कहा जी वो सामने जाके एटीएम है अलाइट बैंक की, वहाँ हम गए हैं। मेरा एटीएम का कार्ड था, अंदर गया है। पहले मेरा दोस्त था असद, उसके पीछे इसका दूसरा भाई बकर गया है, पैसे निकलवा के लाए हैं बाहर। और तब तक कुछ नामालूम अफराद और वकील जो है ना वो हमारी गाड़ी के पास आ गए थे। तो पीछे से मेरे 2 लड़कों ने आके बीच में बैठ के कहा गाड़ी निकालो कि हमारे साथ कोई फिल्म ना चल जाए। तो उसके भाई ने मजामत करना शुरू कर दी मेरे दोस्तों के साथ, दरवाज़ा बंद नहीं करने दिया हमें गाड़ी का। और उस साथ इसने रोशड़ा डाल दिया, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो हम वहाँ से भाग गए। सो आपके मुताबिक हर चीज़ प्लान थी ऑलरेडी। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी कि इतना सॉफ्ट इमेज था, एक टिकटॉक पे वो नानी के साथ मजाक हो रहा है, हल्की फुल्की जो है वो जोकतें लगाई जा रही हैं, और वो ऐसा बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा और सॉफ्ट इमेज आता था। लेकिन फिर ये क्रिमिनल साइड, आप पे इल्ज़ामात, मुकदमात, इस सब की कोई अंदरूनी वजह है कोई इस तनाज़े की? देखें पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर जितने भी लोग हैं, मेरे ये पहली दफ़ा मेरे साथ नहीं हुआ, लोगों ने मेरे खिलाफ इतना कीचड़ उछाला है और अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे सरखरू किया है। आज इसने भी फेक एफआईआर दी है और उसने खुद ही विड्रॉ करवाई है। हम सुलह तो नहीं हुई हमारी, सुलह होती तो मैं इसके खिलाफ फर्दर कोई प्रोसीडिंग ना करता। सुलह हुई नहीं, इसने पैसे लेके ड्रामा किया है मुझसे 7,50,000 रुपये, और एफआईआर इसने खुद ही विड्रॉ। इसने देखें बदला बदल एक हाफिज़ कुरान है, वो उसने अपने भाई का साथ नहीं दिया। वो कहता है कि जो मेरे भाई ने एफआईआर दी है ना वो फॉल्स है, तो मेरे भाई के खिलाफ बेशक कानूनी कार्रवाई भी करें। आपने पैसे क्यों दिए? इनके जो तरफ से जो वकील आया था, जिसने कहा जी मैं बड़ा मौजूद हूँ, यहाँ का सदर बाहर हूँ, तो ये मामला ये चाहते हैं कि हम ख़त्म हो जाए। मैंने कहा सुलह मैं नहीं करूँगा, एफआईआर उसने झूठी दी है, मैं मुकदमा फेस करूँगा। तो फिर वहाँ बड़ी बातें चली संडे वाले दिन के 10 मिलियन में डील होगी, 6 मिलियन में डील होगी, 7 मिलियन में डील होगी। लेकिन नेक्स्ट डे मंडे को उन्होंने कहा जी कि वो अपनी झूठी एफआईआर जो है ना वापस लेने पर रजामंद है, सुलह पर रजामंद। मैंने कहा सुलह मैंने नहीं करनी, तो अपनी वो एफआईआर वापस लेने पे रजामंद है जो उन्होंने झूठी एफआईआर दी है, और अपना 7,50,000 पे डील होगी। 7,50,000 मैंने ट्रांसफ़र किए उस बंदे को जो इनकी तरफ से आया था, और ऐसे मामले ये ख़त्म। अच्छा नदीम, आपका एक सॉफ्ट इमेज भी है, लेकिन साथ साथ आपका ये भी बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ें हैं कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, वो आईफोन की फॉर्म में भी होता है। फिर आपने खुद अपनी वीडियोस में जिक्र किया था जो गरीब टिकटॉकर्स थे उनकी वीडियोस अच्छी नहीं बनती थी तो आपने उनको आईफोन लेकर दिए, गैजेट्स लेके ख़रीद के दिए। फिर ये भी इल्ज़ाम है कि आप अपनी शोहरत के लिए, लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए, उनको अपने मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए या उनका फेम यूज़ करने के लिए भी ये चीज़ें देते हैं, तो ये सब क्या वजह है? ये देखें जो लोग कहते हैं ना कि हम फेम को इस्तेमाल करते हैं, पहली बात तो यह है कि लोग हमें जानते हैं। देखें टिकटॉक में मैं एक ट्रेंड जो बिल्ड करता हूँ वो एक शुगर लगाता हूँ जिससे लोग दूसरे कंट्रीज़ में बैठ के रात को एंजॉय करते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं कि यार मज़ा आ गया ट्रेंड का लेवल। लेकिन टिकटॉक पे शुक्र है कि रौनक आई है, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे शुक्र नहीं लगाऊंगा तो वहाँ पे सिर्फ गाने चल रहे होते हैं जो लड़कियाँ लड़के आपस में लिपसिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें मैं कोई चैलेंज रख देता हूँ, लोगों को आईफोन देता हूँ, एक शुगर भी हो जाता है, टाइम भी पास हो जाता है बंदे का। तो इसमें कोई इस फेम शेम वाला चक्कर तो नहीं है। तो ये कॉमेडी कंटेंट होता है। अब थोड़ा सा आपकी अपने लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं। आपका बिज़नेस क्या है और सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि आप स्टार्स को भी पैसे दे रहे होते हैं, गिफ्ट्स भी दे रहे होते हैं, तो कोई बिज़नेस तो होगा। अल्लाह का शुक्र है जी। अपना लंदन मैंने स्टार्ट किया था ईबे अमेज़न से, तो अच्छा एक स्टार्ट हुआ था और उसके बाद वो इतना अच्छा बिल्ड हुआ कि फिर मैंने ईबे और अमेज़न को छोड़ के एक अपना ही एक अपनी कंपनी जो है ना वो मैंने बिल्ड की, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और आज अल्लाह का शुक्र है कि ज़बरदस्त है। अच्छा, मतलब वो आपका टोटली अपना बिजनेस है और आप उसी के ज़रिए, ये आपको कोई आईफोन या कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे होते? मेरा बिज़नेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो बस मुझे मज़ा आता है, मैं जब कोई आईफोन बांधता हूँ मुझे मज़ा आता है कसम से। बस अभी जैसे अर्शद नदीम जो वो अपना गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनका भी मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं एज ए गिफ्ट, और उनको आईफोन भी देना जो कि मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ उनकी तरफ, उनके गाँव मियाँ चन्नू में उनको आईफोन देने के लिए। तो मुझे मज़ा आता है यार। अच्छा, थैंक यू। लास्टली आपसे, एक तो जिस करैक्टर ने आपको इतना फेमस किया और ये सारा इज़्ज़त जो भी शोहरत आपको मिली, आपकी नानी, वो कहाँ पे होती हैं अब? आपकी वीडियोस में क्यों नज़र नहीं आती? उनकी तरफ से क्या पैगाम है ऑडियंस के लिए? लोग मिस करते हैं उन्हें। वो नानी इसलिए थोड़ी सी कम आती हैं क्योंकि वो कुछ लोग हैं वो ना नानी के लिए गलत अल्फाज का चुनाव करते हैं। वो उनकी एज है बहुत ज़्यादा, अगर आप कहें कि 95% कम्युनिटी उनको अच्छा समझते हैं, तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नानी भी खच्चे मार रही है ये, तो वो फिर नानी थोड़ी सी डिज़ार्ड हो
जाती हैं कि ये क्या चल रहा है सिस्टम, तो वो फिर कहती हैं जी मैंने वीडियोज़ में नहीं आना। अच्छा, लास्ट में आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने ये इंकशाफ किया था कि नानी की परमिशन और इवन उनकी नॉलेज के बगैर आप उनकी वीडियोस शेयर करते रहे, तो ये भी तो एथिकली गलत था। नहीं, लेकिन लेकिन नानी जो है ना, उनको नहीं पता कि टिकटॉक है क्या, क्योंकि नानी का आज से तकरीबन 4 साल पहले जो है ना, जब मेरे एक मामू की डेथ हुई थी, तो वो उनका थोड़ा सा ब्रेन थोड़ा सा इशू बन गया था, तो उसके बाद वो क्या कहती हैं, वो क्या कर रही हैं, वो क्या हो रहा है, उनको नहीं पता। तो वो फिर मैं उनसे क्या बात कर रहा हूँ, उनको कुछ नहीं पता, उनको तो पता ही नहीं कि टिकटॉक है क्या, उनको तो लफ्ज़ नहीं बोलना था ये वाला, उनको तो ये भी नहीं, इनको ये भी नहीं पता कि मैं फेमस भी हूँ कि नहीं, उनको नहीं पता। लोग जब वो जाती हैं, लोग कहते हैं कि नानी आ गई, तो वो आगे से थप्पड़ लगाती हैं कि पीछे हट जाओ, तुम कौन हो, उनको नहीं पता। कितनी दफ़ा मार खाई है नानी से? बस नानी में शुगर लगाते हैं, वो फिर जान के मैं तंग करता हूँ, फिर वो गुस्सा कर जाती हैं, तो फिर वो पकड़ के जूती शूती मारना। लास्ट मैसेज आपका अपने फैंस के लिए? लास्ट मैसेज ये है कि आप भी शुगर मेला लगाएं, और जो मेरे ऊपर आपने देखा है किडनैपर, वो इनकी वीडियोस में आप कोर्ट के ऑर्डर्स रीड करें और अपना उसका बयान हल्फी भी पढ़ें, जिसमें उसने खुद कहा जी मेरे भाई ने जो सब कुछ ड्रामा किया है वो उसी के खिलाफ कार्रवाई करें कि एक हाफ़िज़ कुरान अपने भाई का सगा नहीं है, वो आपका सगा क्या होगा। थैंक यू सो मच। और अगर हम बात करें जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उस पे नदीम साहब का ये कहना है कि उन पे तमाम तर इल्ज़ामात गलत थे, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उनकी तरफ से इल्ज़ामात ताहात जो वो लगाए जा रहे हैं वो वीडियोस के ज़रिए। लेट्स सी इसका जो एंड क्या होता है, क्योंकि टिकटॉक या यूट्यूब पे जो भी स्टोरी चल रही होती है, फाइनली उसका एक डिफरेंट एंगल जो है वो निकलता है। तो इसी वजह से हमने नदीम साहब से टाइम भी लिया था, बात भी की थी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी जो है वो प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।